भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को सूर्योदय से 6 मिनट पूर्व 6:33 पर हुआ। भुवनेश्वरी देवी के विश्व विजयी पुत्र का स्वागत मंगल शंख बजाकर मंगल ध्वनि के साथ किया गया। ऐसी महान विभूति के जन्म से भारत माता भी गौरवान्वित हुई। बालक की आकृति एवं रूप बहुत कुछ उनके सन्यासी पितामह दुर्गादास की तरह था। परिवार के लोगों ने बालक का नाम दुर्गादास रखने की इच्छा प्रकट की, किंतु माता द्वारा देखे गए स्वप्न के आधार पर बालक का नाम वीरेश्वर रखा गया। प्यार से लोग बिले कहकर भी बुलाते थे। हिंदू मान्यता के अनुसार संतान के 2 नाम होते हैं, एक राशि एवं दूसरा जनसाधारण में प्रचलित नाम। तो अन्नप्राशन के शुभ अवसर पर बालक का नाम नरेंद्र नाथ रखा गया। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही तेज थी। बचपन में नरेंद्र बहुत नटखट थे। भय, फटकार या धमकी का असर उन पर नहीं होता था। तो माता भुवनेश्वरी देवी ने अद्भुत उपाय सोचा। नरेंद्र का अशिष्ट आचरण जब बढ़ चढ़ जाता तो वो शिव शिव कहकर उनके ऊपर जल डाल देती। बालक नरेंद्र एकदम शांत हो जाते। इसमें संदेह नहीं कि बालक नरेंद्र शिव का ही रूप थे। मां के मुंह से रामायण महाभारत के किस्से सुनना नरेंद्र को बहुत अच्छा लगता था। बाल्यावस्था में नरेंद्र नाथ को गाड़ी पर घूमना बहुत पसंद था। जब कोई पूछता बड़े होकर क्या बनोगे, तो मासूमियत से कहते कोचवान बनूंगा। पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखने वाले पिता विश्वनाथ दत्त अपने पुत्र को अंग्रेजी शिक्षा देकर पाश्चात्य सभ्यता में रंगना चाहते थे, किंतु नियति ने तो कुछ खास प्रयोजन हेतु बालक को अवतरित किया था। ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हैं स्वामी विवेकानंद। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जी हाँ, आप सही समझे, ये वाक्य हैं स्वामी विवेकानंद जी के। वही विवेकानंद जी जिन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि हमारे देश के युवा हमारे देश के निर्माण खंड हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शाइना और स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस के उपलक्ष्य में हम कोशिश करते हैं कि ये दिवस में हम विवेकानंद जी को सम्मानित भी करने का काम करें और साथ ही साथ हम ऐसी कोशिश करें कि हम कुछ इस तरीके की जागरूकताएं भी फैलाएं कि हमें लगे कि युवा इस देश में किस तरीके से देश के विकास में अपना बेहतर योगदान दे सकता है। और जैसा कि विवेकानंद जी का उद्देश्य भी रहा है कि हमारे देश का युवा एक ठोस ऊर्जा और बेहतर विचारों से परिपूर्ण हो। तो चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले स्वागत करती हूं आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला जी का। आप राज्य निदेशक हैं नेहरू युवा केंद्र संगठन मध्य प्रदेश से, और हमारे साथ हैं श्री शुभम चौहान जी, आप राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित हैं। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि सर, ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस है इसकी सर अवधारणा क्या है? देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस की अवधारणा ये है कि देश के युवाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ते हुए राष्ट्र के विकास में कैसे अपना भूमिका निभा सकते हैं, इसके लिए भारत सरकार ने ये विचार किया कि एक ऐसा दिवस स्थापित किया जाए जिसको युवा अपना प्रतीक माने। और यही कारण था कि इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी से अच्छा कोई व्यक्तित्व, कोई पर्सनैलिटी थी नहीं जिसके लिए ये कहा जाए कि कोई दिवस मनाया जाए। तो यही इसको तय किया भारत सरकार ने और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया। ठीक है। शुभम जी, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि आज का युवा इस दिवस को किस दृष्टिकोण के साथ देखता है?
मतलब हम लगातार देख रहे हैं कि कुछ नए नए आयाम इस दिवस पे हम लगातार देखते हैं, तो आज का युवा किस दृष्टिकोण से इस दिन को देखता है? धन्यवाद साइना जी। और मुझे लगता है कि आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं है, क्योंकि विवेकानंद जी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बल्कि एक युग का पर्याय है। जब हम विवेकानंद जी की बात करते हैं तो हमारा मन जो है ऊर्जा से परिपूर्ण हो उठता है, क्योंकि विवेकानंद जी का जब हम देखते हैं, जीवन देखते हैं, उनका संदेश देखते हैं, तो वो कहते थे कि खुद को कमज़ोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। और विवेकानंद जी जैसा व्यक्ति जब शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में जाकर भारत का नेतृत्व करता है तो केवल विवेकानंद नहीं बोल रहे होते हैं, वहाँ पर हजारों वर्षों की भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व विवेकानंद जी करते हैं। तो इस दिन हम पूरे देश में नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से, आप सब जानते हैं कि नेहरू युवा केंद्र प्रत्येक जिले में है, वहाँ पर राष्ट्रीय युवा उत्सव तो भारत सरकार आयोजित करती है, लेकिन ये पूरा दिन युवाओं के मन में ऊर्जा और उत्सव से भरा रहता है। तो मुझे लगता है कि हमें किसी त्यौहार से कम ये दिन नहीं लगता है। इस दिन हम ये महसूस करते हैं कि जो ऊर्जा हम 12 जनवरी को महसूस कर रहे हैं, उस ऊर्जा को लेकर वर्ष भर कार्य करते रहें। यही हमारे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है। बिल्कुल, युवाओं के लिए ये दिन किसी त्योहार से कम नहीं है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा। सर, आप नेहरू युवा केंद्र से राज्य निदेशक हैं। सर, आप बहुत लंबे समय से नेहरू युवा केंद्र में हैं और नेहरू युवा केंद्र लगातार युवाओं के लिए काम करता है। तो सर, युवाओं के लिए भारत सरकार के साथ नेहरू युवा केंद्र किस तरीके से काम करता है? देखिए कि भारत सरकार युवाओं के लिए पहले तो शुरुआत ये हुई थी कि नेहरू युवा केंद्र गैर छात्रों के साथ शुरू किया था काम, क्योंकि हमारे बहुत सारे युवा जो छात्र नहीं होते हैं वो बेरोजगारी के हिसाब से अपना समय व्यतीत करते हैं, खेत बाड़ी में जाते हैं, वहाँ भी थोड़ा बहुत काम करते हैं, फिर चौराहे और गलियों में बैठे रहते हैं। उनका कैसे उपयोग किया जाए, इसके लिए नेहरू युवा केंद्र का गठन हुआ और फिर शुरू किया गया ग्रामीण विकास में उनकी सहभागिता। आज मैं कह सकता हूं कि आप भी देखती होंगी कि नेहरू युवा केंद्र से जुड़े युवा आज ग्राम पंचायतों पे और जिला स्तर पर जिला पंचायतों पे, यहाँ तक कि प्रदेश के विधायक लोकसभा और राज्यसभाओं में अपना प्रतिनिधित्व दिखा रहे हैं। ये कहना चाहिए कि नेहरू युवा केंद्र का गठन युवाओं को एक सार्थक लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए स्थापित किया गया और यही कारण था कि नेहरू युवा केंद्र उनसे कदम से कदम मिलाकर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए यूथ लीडरशिप देता है, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देता है, उन्हें समाज में कैसे अपने आप को स्थापित करना है इसके लिए जागरूक करता है, साथ ही राष्ट्र के विकास में अपनी क्या सहभागिता करता है इसके लिए नेहरू युवा केंद्र युवाओं के साथ काम करता है। जी सर। मेरा अगला सवाल शुभम जी से है। शुभम, आप राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, जो कि मुझे लगता है कि युवाओं के लिए भारत सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार है, आप राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित हैं। हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये पुरस्कार क्या है, इसकी अवधारणा क्या है? देखिए, समाज में जब कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की शुरुआत की, जो कि हम सब जानते हैं कि या तो राष्ट्रीय युवा दिवस पर या अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। जो 15 से 29 वर्ष के नौजवान हैं, जो समुदाय के प्रति अपनी उत्कृष्ट और उल्लेखनीय सेवाएं करते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के माध्यम से हो, समाज के वृक्षारोपण के माध्यम से हो, स्वास्थ्य जागरूकता के माध्यम से हो, या सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से समाज में उल्लेखनीय नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन जिसने किया है, उसको ये प्रतिवर्ष भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय राष्ट्रीय युवा पुरस्कार देता है। इस पुरस्कार के माध्यम से भारत सरकार ये अपेक्षा करता है प्रत्येक व्यक्ति से जिसको पुरस्कार दिया जा रहा है कि वे आने वाले समय में अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जहाँ पर वो है उसकी प्रगति के लिए नए नए कार्य करते रहें, जैसे समाज को हम उसी ऋण के रूप में वो पुरस्कार जो हमें मिला है वो हम लौटा पाए। बिल्कुल। आप राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित हैं और आपने जिम्मेदारियों की बात भी की, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि विवेकानंद जी के उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं, क्या उसको किस तरीके से आप देखते हैं कि किस तरीके से विवेकानंद जी युवाओं को प्रेरित करते हैं? आप कल्पना कीजिए कि विवेकानंद जी 20वीं सदी 19वीं सदी में जिन बातों पर विचार कर रहे थे, वो ये कहते थे कि आप फुटबॉल खेलिए गीता पढ़ने की जगह। तो वो ये चाहते थे कि भारत का जो नौजवान है वो मस्तिष्क से जो है वो चिंतनशील तो हो लेकिन हृदय से संवेदनशील हो। इसलिए उन्होंने कहा कि दरिद्र नारायण भाव की कल्पना की उन्होंने कि दरिद्र में भी देवता और नारायण का भाव आप देखिए। तो समाज में हम जहाँ पर भी हैं, अब संवेदनशीलता का हम सब जानते हैं कि आज संवेदनशीलता कहीं ना कहीं कम हो रही है, करुणा का भाव कम हो रहा है, संवेदना का भाव कम हो रहा है। ऐसे समय में जो नौजवान है
वो भारत की एक बड़ी संख्या नौजवानों की संख्या है। वो जिस क्षेत्र में लग जाएं, वो समाज सेवा के क्षेत्र में लग जाए तो पूरा का पूरा वातावरण बदल सकते हैं। वो अगर पौधरोपण की ठान लें तो वो वातावरण अपने आप बदल सकता है। तो G20 के समय जब हम बैठे हैं तो भारत के, जब G20 की मेज़बानी भारत कर रहा है तो Y20 जैसे कार्यक्रम भी भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय युवाओं के माध्यम से कार्यक्रम कर रही है। तो युवाओं की रचनात्मकता को लेकर, उनकी सृजनात्मकता को लेकर, उनकी संवेदनशीलता को लेकर मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें काम करना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने अभी अपने एक जवाब में आपने बताया था कि नेहरू युवा केंद्र लगातार प्रशिक्षण पर भी काम करता है, युवाओं को प्रशिक्षित करने पर भी काम करता है। तो सर किस तरीके से युवाओं को नेहरू युवा केंद्र प्रशिक्षित करता है? देखिए, प्रशिक्षण नेहरू युवा केंद्र युवाओं को कई माध्यमों से करता है। सबसे पहले तो हम उनको लीडरशिप का एक प्रशिक्षण देते हैं जिसमें वो अपनी बात को कह सकता है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे युवा अपने मन में बात रखते हैं, कहना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो हमारा एक यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसके तहत हम युवाओं में ये बात सिखाते हैं कि वो अपनी बात, अपनी अभिव्यक्ति समाज के सामने करे, व्यक्ति के सामने करे। क्योंकि आपको पता है कि जब कोई बच्चे को, छोटा सा बच्चा जब उसको प्यास लगती है, भूख लगती है, तो वो भी अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए रोता है। तो जब तक आप उसकी डिमांड नहीं आएगी तब तक कोई बात कह नहीं सकते। तो युवाओं को हम इस तरीके से लीडरशिप की ट्रेनिंग देते हैं। इसी तरीके से वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ हम बेरोजगार युवाओं को रोजगार का प्रशिक्षण देते हैं जो शॉर्ट टर्म होता है, 3 महीने 6 महीने का। इसके माध्यम से वो मोबाइल रिपेयरिंग, साइकिल रिपेयरिंग, बाइक रिपेयरिंग और बहुत सारी रिपेयरिंग होती है जिनको वो सीखता है। महिलाओं को हम लोग प्रशिक्षण देते हैं सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, जरदोजी, दुनिया भर के काम का, जिससे वो छोटे छोटे अपने प्रोडक्ट बनाते हैं और मार्केट में बेचते हैं। आपको अभी बताना चाहेंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय युवा उत्सव अभी हुबली में होने जा रहा है, वहाँ पे भोपाल के हमारे युवा जो हैं, यहाँ के भोपाली जरदोजी पर्स लेकर, खुद के बनाए हुए पर्स लेकर गए हैं। तो ये मान के चलिए कि हमारा नेहरू युवा केंद्र युवाओं को स्वरोजगार के लिए बहुत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है और उनको मार्केट भी उपलब्ध कराता है। जी सर, ये तो हो गई नेहरू युवा केंद्र की युवाओं के प्रति जिम्मेदारी। लेकिन सर, यदि हम विवेकानंद जी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो विवेकानंद जी का जो सपना था युवाओं को लेकर, तो सर आप क्या समझते हैं कि नेहरू युवा केंद्र के युवा किस तरीके से विवेकानंद जी के सपने को साकार कर पाते हैं? सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि नेहरू युवा केंद्र की स्थापना का मूल ही स्वामी विवेकानंद है। तो जब आप हमारे किसी भी कार्यक्रम में देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी की ही प्रतिमा की पूजा शुरू होती है। तो निश्चित रूप से मान के कि उनके आदर्शों, उनके सिद्धांतों को ही हम लागू करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का कहना ये था कि हम सात्विक और साध्विक दोनों तरीके से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, आध्यात्म के तरीके से आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमारा युवा एक ऐसे दौर से गुजरता है जहाँ पे उसके जीवन में भटकाव आते हैं। उन भटकावों से बचाने के लिए नेहरू युवा केंद्र स्वामी विवेकानंद जी के सारे गुणों में से कुछ गुण डालने की कोशिश करता है कि जिससे कि वो आगे जाके एक अच्छे साफ सुथरे जीवन में अपने आप को रखें और समाज को अपने उत्तरदायित्व निभाएं। विवेकानंद जी चाहते थे कि अगर हमें उनका कहना था कि अगर हमें 100 युवा मिलें तो हम पूरे विश्व के परिदृश्य को बदल सकते हैं। तो आज मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो कि स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श चलते रहे हैं, उनके साथ हजारों युवा उठ खड़े हुए हैं। और आज जो देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, तो पूरे विश्व स्तर पर जो आज पूरे क्षितिज में जो युवा दिख रहे हैं भारत के, आप देखेंगे चाहे वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आप देख लीजिए, चाहे आप गूगल का देख लीजिए, चाहे जिसका भी देख लीजिए। आज हमारा NRI जो इंदौर में जो कार्यक्रम हो रहा है, वहां पे 4000 से ज्यादा ऐसे भारतीय आए हैं, प्रवासी भारतीय आए हैं जो पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था को अपना सपोर्ट दे रहे हैं, सांस्कृतिक सपोर्ट दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये कह सकती हैं आप कि विवेकानंद जी के आदर्शों को ग्रहण करते हुए ही अवधारणा बनी नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की, और नेहरू युवा केंद्र उन्हीं के आदर्शों पर चलकर आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन युवाओं का है। बिल्कुल सर जी। शुभम जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। विवेकानंद जी के आदर्शों की हम बात करते हैं तो एक युवा, और आप तो साथ साथ ये युवा पुरस्कार से सम्मानित भी हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं समाज को लेकर। तो आप किस तरीके से उनके आदर्शों पर चलना चाहते हैं, किस तरीके से उनके आदर्शों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और क्या वो आदर्श हैं जिनको आप महसूस करते हैं? जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि विवेकानंद जी अपने युग के पर्याय थे, तो उनके आदर्श यानी उनसे हम प्रेरणा लें। जैसा आदरणीय शुक्ला सर ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से वो लगातार काम करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जब हम किसी को अपना आदर्श मानते हैं तो उसके ही सपनों के अनुरूप हम आगे बढ़ने का काम करते हैं।
तो मुझे लगता है कि विवेकानंद जी तो ये कहते थे कि पहले सबसे पहले स्वयं को जानो। और आज के समय में बड़ी समस्या ये है कि हमारे समय का जो यूथ है वो भागता हुआ जाता है। जिस आध्यात्म और जिस आध्यात्मिकता की बात कर रहे थे, तो वो आध्यात्मिकता यही है कि हम कौन हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें जाना कहाँ है। तो अगर अपने लक्ष्य तय करने हैं तो हमारे अपने सामने विवेकानंद जैसा एक आदर्शवान व्यक्ति होना चाहिए। कि आप कल्पना करिए कि मात्र 39 वर्ष की आयु क्या होती है। कितना जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना जिए तो कैसे जिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जिए। तो अपने सिद्धांत तय करें, अपने लक्ष्य तय करें, और लक्ष्यों में हम विवेकानंद जैसे अपने आदर्श व्यक्ति हमारे अपने सामने रहेंगे तो बहुत सारी चुनौतियों से हम निपटेंगे। एक कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति जो उस समय की संन्यास अवस्था में रहता है और वह सबसे शक्तिशाली मंच पर जाकर वहाँ पर अपनी बात रखता है, तो आज तो हमारे पास सारे संसाधन हैं, नेतृत्व क्षमता है, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं, नेहरू युवा केंद्र संगठन जैसे मंच है। तो व्यक्ति युवा को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि मैं इस दुनिया में वो सब कुछ कर सकता हूँ जो इस यहाँ पर उपलब्ध है। ऐसे वो कौन से आदर्श हैं जो आप युवाओं में देखना चाहते हैं? एक श्रेष्ठ नागरिक बनना, कि हम सुधरेंगे युग सुधरेंगे, एक बहुत अच्छा वाक्य है। तो श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे तो श्रेष्ठ समाज बनेगा। नागरिक कर्तव्यों का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसीलिए जब नागरिक कर्तव्य की बात करते हैं हम, तो एक समय में राजपथ हुआ करता था गुलामी की मानसिकता को लेकर, लेकिन वही राजपथ सुभाष चंद्र बोस के जब हमने देखा कि 23 जनवरी आने वाली 23 जनवरी को कर्तव्य पथ हो गया। तो अपने कर्तव्य तय करें और एक ऐसा पथ बनाएं जिस पर आने वाली पीढ़ियां चलें। विवेकानंद ने वही काम किया कि अपना पथ बनाया, उस पथ पर बनाकर आज हम सब विवेकानंद जयंती के रूप में, उस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में उस कर्तव्य पथ पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल शुभम। सर, जैसा कि आपने बताया है कि विवेकानंद जी के लिए ही या विवेकानंद जी के द्वारा ही या नेहरू युवा केंद्र की एक जो स्थापना है वो उनके माध्यम से रही है या उनके द्वारा रही है। तो सर, किस तरीके से नेहरू युवा केंद्र विवेकानंद जयंती को सेलिब्रेट करता है? किस तरीके से कौन से आयोजन होते हैं जो इस दिन नेहरू युवा केंद्र की तरफ से किए जाते हैं? देखिए, नेहरू युवा केंद्र स्वामी विवेकानंद जी के लिए, जैसे कि 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, इसमें हम ग्रामीण क्षेत्रों में से लेकर, शहर से लेकर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम इस तरीके की कार्यवाही प्रोग्राम करते हैं, जिसमें सांस्कृतिक उत्सव होता है, खेल उत्सव होता है, भाषण प्रतियोगिताएं होती हैं और यहाँ तक कि योगा होता है। ये सारी चीज़ें हम इस दिन मनाते हैं। 1995 में जब नेहरू युवा केंद्र का ये तय किया गया कि राष्ट्रीय युवा उत्सव होगा, तो हम बड़े गौरवान्वित होते हैं ये बात कहते हुए कि देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने जब राष्ट्रीय युवा उत्सव प्रथम भोपाल में शुरुआत की, तो उस दिन से युवाओं के नाम से एक विश्व का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाने लगा, जिसमें युवाओं को सांस्कृतिक प्रतिभागिता मिलती है, लोक नृत्य की लोक संस्कृति की प्रतिभागिता मिलती है। इवन उसमें हम लोग फूड फेस्टिवल करते हैं, तो युवा जो अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप में जो खाना बनाना, कुकिंग करना, ये सारी चीज़ों के लिए धंधा पानी चालू करना चाहता है, रोजगार के लिए, वो सारे आयाम वहाँ होते हैं। चित्र प्रदर्शनी, पेंटिंग कंपटीशन होता है वहाँ पे, फोटोग्राफी का होता है। बहुत सारे हमारे ऐसे सेमिनार्स होते हैं जिसमें जो गुत्थियाँ युवाओं में फैलती हैं उसको दूर करने के लिए होता है, ध्यान होता है, योगा होता है। कुल मिला के ये कह सकती हैं आप कि 12 जनवरी से 16 जनवरी तक पूरा देश युवाओं के लिए उत्सव का माहौल के साथ चलता है। मैं ये कह सकता हूँ युवाओं को कि ठीक वैसी है जैसी मेरी एक लाइन है कि एक हाथ उठे, हर हाथ उठे, फिर गूंज उठे जय घोष। एक हाथ उठे, हर हाथ उठे, फिर गूंज उठे जय घोष। हर युवा देश का प्रहरी हो, करने को उद्घोष। तो हर युवा हमारा राष्ट्र से जुड़े, देश की रक्षा के लिए जुड़े, और ऐसे ही कार्यवाही हम खेल युवक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से युवाओं में ऊर्जा भरने का कार्य करते हैं। क्या बात है सर। शुभम, जैसे कि हम देखते रहते हैं, आप देश के कई कोनों में जाते हैं, कई हिस्सों में आप लगातार देश के कई हिस्सों में आप भ्रमण करते हैं, कई कार्यक्रमों के आप भागीदार रहते हैं। तो जैसा कि हमने विवेकानंद जी के उद्देश्यों की बात की, जैसा कि उनके आदर्शों की बात की, तो क्या आप युवाओं में वो आदर्श देखते हैं अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, या अलग अलग कोनों में आप जब जाते हैं, इतनी जगह जाते हैं? आज का युवा जो है वो अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। मुझे लगता है कि आश्वस्ति हमारे युवाओं में दिखाई देती है जब हम मणिपुर से लेकर, नागालैंड से लेकर जम्मू कश्मीर और कर्नाटक में जब बहुत सारे कार्यक्रमों में जाते हैं और ये देखते हैं कि आज के समय की जो आवश्यकताएं हैं वो हमारे नौजवान कहीं ना कहीं पूरी कर रहे हैं।
और आपने देखा होगा कि आज के नौजवान कर्तव्यों का भी निर्वहन उसी भलीभांति से करते हैं। आज संवेदनाओं की जब मैं बात कर रहा था तो फ़ोन कॉल्स पर एक मैसेज आता है कि हमको रक्त की आवश्यकता है और हम नंबर डायल करते हैं तो हमारा कोई नौजवान साथी उसके लिए रक्त देने के लिए पहुंच जाता है। जब हम अंगदान की बात करते हैं तो किसी को लगता है कि अंगदान की आवश्यकता है तो वो अंगदान के लिए भी तत्पर होता है। जब उसे लगता है कि भारत की राष्ट्रीयता के लिए आवश्यक है कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में इस भारत को जाने और भारत को जोड़े तो उसके लिए भी तत्पर रहता है। तो आज के युवाओं के सपने अपने हैं, आज के युवाओं के लक्ष्य अपने हैं, आज के युवाओं के अपने विचार अपने हैं, आज के युवाओं का विजन अपना है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी तो हर बार कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है तो इस देश के नौजवानों पर है और इस नौजवानों के कंधे पर ही वो पूरे विश्व को आप सब देखें कि कितना शक्तिशाली सामर्थ्य और नेतृत्व हमारे पास है। हमारे युवा कार्यक्रम खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी वो स्वयं नौजवान ऊर्जा से भरे हुए हैं, नौजवान मंत्री हैं। तो मंत्रिमंडल में देखते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देखते हैं, लोकतांत्रिक भागीदारी में हम जब नौजवानों की बात करते हैं तो अब बदलने लगा है। जब हमारे पंचायती राज चुनावों में देखते हैं तो कोई 21 साल का सरपंच बनकर आता है, कोई 22 साल का बनकर आता है, कोई 26 साल का सांसद बनकर आता है। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक शुभ संकेत है कि नौजवानों की उपस्थिति बढ़ रही है। शुभ संकेत की तो बात ठीक है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है, कई बार हम अखबारों में देखते हैं कि बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जो अवसाद में हैं, जो किसी ना किसी चिंतित किसी ना किसी कारण से हैं। तो इस तरीके से आप उसके बारे में क्या दृष्टिकोण रखते हैं? मुझे लगता है कि चिंता में वही व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अलग दुनिया से कटा हुआ है। उसको अगर दुनिया देखनी है तो वो कभी नेहरू युवा केंद्र जैसे मंचों पर आए, कभी राष्ट्रीय सेवा योजना के मंचों पर आए और देखे कि वास्तविक दुनिया क्या है। जिस राष्ट्रीय युवा महोत्सव में वो कभी एक बार जाकर देखे और वहाँ पर जाकर देखे कि लघु भारत क्या है। जब कोई कथकली करता है, कोई भरतनाट्यम करता है तो कहाँ तनाव और अवसाद रहेगा। वो तनाव और अवसाद इसलिए है कि वो उसने कभी अपनी दुनिया नहीं देखी है। और किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि अपनी दुनिया समझ रहे हैं कुएं की गोलाई को, तो वो समुद्र में आए और देखे कि भारत क्या है, देश क्या है, दुनिया क्या है। उसके दरवाजे खुले हुए हैं, अपनत्व के द्वार खुले हुए हैं। हमारे नेहरू युवा केंद्र संगठन के गांव-गांव में यूथ क्लब्स हैं। वो नई जुड़ा यूथ क्लब से तो खुद यूथ क्लब बना सकता है और उसके माध्यम से काम कर सकता है, महिला मंडल बना सकता है। युवाओं को लिए जिला स्तर पर युवा मंडल पुरस्कार रहते हैं, राज्य स्तर पर युवा पुरस्कार रहते हैं। आप तो खुद यूथ पार्लियामेंट में गई हैं, संसद के ऐतिहासिक कक्ष में बैठकर क्या अनुभूति होती है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता है कि उन्होंने नौजवानों को वो सारे अवसर दिए जो दिए जाने चाहिए थे। सर, विवेकानंद जी हमेशा एक लक्ष्य पर जोर देते थे। हमेशा के युवाओं का एक लक्ष्य होना चाहिए और वो लक्ष्य जब तक उनको प्राप्त ना हो जाए उसके ऊपर काम करते ही रहना चाहिए। सर, इस पर आप आज के युवाओं के लिए क्या विचार रखते हैं? मुझे लगता है कि सभी को लक्ष्य निर्धारित रखना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के कोई चीज़ होती नहीं है। लक्ष्य से भटके हुए लोग कभी भी सफलताओं की तरफ नहीं जाते हैं और वो हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, अपना दुखड़ा रोते हैं और अवसाद, जैसा बोला आपने, अवसाद में जाते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा कि लक्ष्य निर्धारित है, उसकी तरफ बढ़ो जब तक कि वो मिले ना। मैं ये कहता हूँ कि अगर ठान लोगे तो मिलेगा ही। इसके लिए फिर आपको एक बात कहना पड़ेगी, मेरी बड़ी टैगलाइन है कि समंदर को यदि गुमान है तूफान उठाने का, तो युवाओं को हौसला भी रखना चाहिए कश्ती वहीं चलाने का। जब ये हौसला रहेगा अपने लक्ष्य को पाने का, तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उसको रोक सके। तो हमेशा युवाओं को अपना लक्ष्य निर्धारित करना ही चाहिए। उसके लिए चाहे उन्हें जो प्रयास करना पड़े। देखिए, जब तक आपको दर्द महसूस नहीं होगा तब तक आपको खुशी का जो पाना होता है उसका एहसास नहीं होगा। जब तक आप चाय को पकाएंगे नहीं तो पीने का मज़ा नहीं मिलेगा। जब तक आप, सीधी सी बात है कि जब तक आपके पैर में बेवाई नहीं फटेगी तब तक आपको ज़मीन का दर्द पता नहीं चलेगा कि सूखा क्या होता है। जब तक आप प्यासे नहीं होंगे तब तक आपको पानी का महत्व नहीं मिलेगा। तो आपको अगर प्यास जब तक नहीं जगाओगे तब तक आप लक्ष्य को नहीं पाओगे। तो लक्ष्य को पाना है तो आपको संघर्ष करना जरूरी है। इसलिए लक्ष्य ही है। सही बात है, लक्ष्य को पाना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। शुभम, मेरा अगला सवाल आपसे है। आपको मैं लगातार देखती हूँ, आप आध्यात्म की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा आप प्रेरित हैं। तो आप आज के युवा को आध्यात्मिक रूप से किस तरीके से देखते हैं? क्या आज का युवा अध्यात्म के लिए इसी तरीके से अपनी एक प्रेरणा रखता है, इसी तरीके से लगातार प्रेरित है, या फिर आप उनको ऐसा कोई संदेश देना चाहेंगे? आध्यात्म का सीधा सा अर्थ है कि स्वयं की खोज करना, स्वयं को पहचानना कि मैं कौन हूँ, मेरी क्षमताएं क्या हैं, मैं क्या कर सकता हूँ।
स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 2 बातें कही थी कि मनुष्य केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के 2 जन्म होते हैं, जब वो अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है, और दूसरा जन्म तब होता है जब उसे पता चलता है कि मैं हूँ कौन, मुझे करना क्या है। तो आध्यात्म, विवेकानंद जी का आध्यात्म जो आध्यात्म था वो स्वयं की खोज करने का आध्यात्म था। यही कारण है कि देखिए, जब वो किसी चीज़ को पढ़ते थे, एक बार पढ़ते थे, तो उन्हें हमेशा याद रहता था। आज हम कहते हैं कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, हमें कुछ याद रहता नहीं है। तो जो हमारे तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो एकाग्रता ही हमें, आध्यात्म का मूल है एकाग्रता। आध्यात्म, जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा वो कहीं ना कहीं चिंतनशील होगा, एकाग्र होगा, और वो ये जान पाएगा कि मुझे करना क्या है। जिस तनाव की आप बात कर रही है, तो वो थोड़ी देर के लिए बैठे, अपने को जाने, समझे कि मैं हूँ कौन, मेरा जन्म किस लिए हुआ है। खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए, सब तो एक आयाम है जीवन के, जो जीवन में मिलना ही है। इसलिए हमारे यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने तो इस पर बहुत अच्छा काम भी किया है। आप जानती होंगी, आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास द्वारा एक आत्म शिविर हम जब लगाते हैं, तो उसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आध्यात्म की ओर जुड़ने के लिए, विवेकानंद जी का जो लक्ष्य था कि विज्ञान तो एक माध्यम है, 21वीं सदी अगर विज्ञान की है, तो विज्ञान के साथ साथ हमको अपने आध्यात्मिक को लेकर चलना पड़ेगा, अपने सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल, युवाओं को अपने साथ बैठकर और खुद को खोजने की आवश्यकता है। वैश्विक परिदृश्य में आप युवाओं को किस तरह देखते हैं, खास करके भारतीय युवाओं को? भारतीय युवाओं का, जिस प्रकार से आदरणीय सर बता रहे थे कि अभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हमने देखा कि भारत का व्यक्ति अगर आईटी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, विज्ञान में, मेडिकल में, चिकित्सा में, कला में, साहित्य में, संस्कृति में, हर जगह आपको भारतीय, अभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो इंदौर में हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति जी वहाँ पर थी, तो हम जिस व्यक्ति के देखते थे, तो वो कहीं ना कहीं हर प्रकार से नेतृत्व कर रहा है। सर ने कहा कि आर्थिक रूप में हमारे भारत का नेतृत्व, तो G20 के रूप में मेजबानी हमारे पास है। तो भारत का नौजवान अब केवल गांव गली तक सिमट कर नहीं है। जिस भारत की कल्पना 19वीं सदी में अंग्रेज करते थे, लेकिन 21वीं सदी में करके देखें हम, तो भारत बिल्कुल बदल चुका है। बिल्कुल सर, आपके माध्यम से बहुत सारे युवा हैं जो आज देश ही नहीं विश्व में भी अपनी एक आइडेंटिटी रखते हैं, एक मुकाम पा चुके हैं और एक नेतृत्व कर रहे हैं अपना स्वयं का। सर, आप युवाओं को अपनी तरफ से क्या एक संदेश देना चाहेंगे हमारे इस विशेष कार्यक्रम में? मैं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भी और व्यक्तिगत तौर पे भी मैं एक ही चीज़ कहता हूँ जो स्वामी विवेकानंद जी का कह रहे थे कि उठो जागो और आगे बढ़ो। तो मैं इतना ही कहूँगा कि कभी मन में संकोच रख के अपने अभिव्यक्ति को मत रोको। आपके मन में अगर कोई विचार आता है तो उसकी अभिव्यक्ति करो, उसकी मंजिल को पाने के लिए प्रयास करो, और उसके लिए जो भी आपको संघर्ष करना पड़े उसके लिए आगे बढ़ो। बिल्कुल। शुभम, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आप भी युवाओं को एक क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है कि संघर्षों से ही सफलता का रास्ता निकलता है, और ये सच है कि ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या मज़ा है जीने में। बड़ी से बड़ी तकलीफें हल हो जाती है जब आग लगी हो सीने में। तो एक जुनून के साथ हम आगे बढ़ें और इस राष्ट्रीय युवा दिवस की जो ऊर्जा हमारे अंदर है उसको वर्ष भर महसूस करें, और विवेकानंद जी कहीं ना कहीं हमारे मार्ग और कर्तव्य का जो पथ है उस पर आगे बढ़ने की हम सब लोग पहल करें। बिल्कुल। तो जैसा कि आज के हमारे इस कार्यक्रम का जो पूरा मूल सार्थकता के साथ मैं कह सकती हूँ कि विवेकानंद जी जिन्होंने भारत के लिए चिंतन किया, उनके सपने, उनके प्रयास, उनके प्रयत्न और उनका सामर्थ्य जो आज भी हमें महसूस होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों को। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, एक नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।